मैं मौजूद हूँ जयपुर में इस टाइम जवाहर कला केंद्र में, और मेरे साथ में आप देख सकते हैं दो विद्वान मौजूद हैं। एक हैं डॉक्टर सुमन जो इतिहास की ज्ञाता हैं, और दूसरी हैं डॉक्टर नीलम जो जियोग्राफी की ज्ञाता है। इन दोनों को आज हमने इसलिए अपने साथ में रखा है क्योंकि हम इनसे जानना चाहेंगे बहुत कुछ जो राजस्थान के इतिहास से जुड़ा है। राजस्थान के इतिहास में अभी एक शब्द अगर आप सुन रहे होंगे, एक नाम अगर आप सुन रहे हैं, तो देश के अंदर चर्चा का विषय बना है, और वो शब्द है राणा सांगा। जब मैं अभी इस इंटरव्यू से ठीक पहले मेरे को किसी ने टोका और उसने मुझे कहा कि आप राणा सांगा ना कहना, इसको महाराणा सांगा कहना, तो मैं मेरे इंटरव्यू की, मैं मेरी इतिहास की जानकारी की, और आप तक इस जानकारी को पहुंचाने की शुरुआत आज इसी सवाल से करने जा रहा हूं, और डॉक्टर सुमन के साथ में हम शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल, मैंने अभी जो कहा कि हमने बचपन से सुना है राणा सांगा, और हम कई जगह विरोध भी देख रहे हैं। देश में एक ऐसी टिप्पणी हुई है तो उस पर विरोध भी हो रहा है, वहाँ भी हम देख रहे हैं राणा सांगा। पर आज मुझे किसी ने टोका और उन्होंने मुझे कहा कि राणा सांगा नहीं, महाराणा सांगा। आप इसको कैसे देखिए, मेवाड़ के जो शासक रहे हैं उनका टाइटल सिसोदिया वंश के, और सभी ने महाराणा ही अपने साथ रखा है। महाराणा कुंभार आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप सुना होगा। सांगा के लिए या तो प्रेमवश या उस समय प्रचलन में रहा होगा, इसलिए राणा कहा गया होगा। बाकी महाराणा एक उच्चता दर्शाता है कि एक शाही एक टाइटल है उन लोगों का राणा, उसी में उच्चता दर्शाते हुए इन्होंने महाराणा शब्द का प्रयोग किया है। जैसे हमारे यहाँ सवाई जयसिंह सवाई टाइटल है, इस तरह से। तो महाराणा, आपको लगता है कि महाराणा जो है आपने कहा उच्चता दर्शाता है, तो महाराणा क्या इसको हमें कोई उपाधि माने, या महाराणा एक ऐसा टाइटल है जिसको आपको अचीव करना पड़ता है, जीतना पड़ता है, क्या है महाराणा? देखिए, मेवाड़ के शासकों का जो है वो जोधपुर और बीकानेर, इस तरह से उदयपुर, इसमें हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, पर उनका जो ब्रांचिंग हुई तब जोधपुर के जो शासक रहे ये राव लगा रहे थे अपने आगे, और ये जो सिसोदिया वंश के हैं ये राणा लगा रहे हैं अपने नाम के आगे। महाराणा हमीर हैं, रतन सिंह है, आपने सुना होगा। सिसोदिया राजवंश में महाराणा का टाइटल स्वीकार किया गया। ये अलग अलग कुछ करते थे, अलग माने जाते थे, कैसे? महान तो मुझे लगता है कि वो महानता दर्शाने के लिए ही राणा के आगे महान शब्द का इन्होंने प्रयोग किया होगा। महाराणा, महा को आप महानता के साथ में रिलेट करते हैं कि एक महानता का व्यवहार रहा होगा, क्योंकि मेवाड़ शासक जो हैं हमेशा, आप अगर राजस्थान की पृष्ठभूमि में देखेंगे तो जो रूलर्स हुए हैं राजस्थान के, उनमें मेवाड़ एक ऐसा क्लैन रहा है, एक ऐसा राज्य रहा, डायनेस्टी रही है जिसने कभी भी ना मुगलों की अधीनता स्वीकार करी, ना ही किसी और सत्ता जो दिल्ली पर काबिज रही उनकी कभी स्वीकार की हो। तो डॉक्टर साहब, क्या कितना पुराना इतिहास है? जैसे अब आपने मेवाड़ की बात छेड़ी है, बड़े रोचक तरीके से आप समझा रहे हो। कितना पुराना इतिहास है, कौन कौन आया था, क्या ये डेवलप भी हो गया था क्या उस टाइम तक, और क्यों नहीं जीत पाया कोई? देखिए, राजस्थान कोई बहुत नया नहीं है, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जब हमारे 16 महाजनपद रहे हैं तब मत्स्य जनपद रहा है, और मत्स्य जनपद राजस्थान का ही था, यानी राजस्थान उतना प्राचीन रहा होगा। और मेवाड़ जो है, हमारे जितनी भी डायनेस्टीज़ रही हैं, जो राजवंश रहे हैं राजपूताना के राजस्थान के, उनमें काफ़ी पुराना ओल्डेस्ट माना गया है उसको। तो अब मेवाड़ की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी जिक्र, रावल के समय से ही देखेंगे तो मेवाड़ राजवंश का आप विकास जो उदय है वो बप्पा रावल के समय से देखेंगे। एक स्टेटमेंट आया डॉक्टर साहब, मैं पॉलिटिकल अपनी बात पे आ जाता हूँ। एक स्टेटमेंट आया जिसने पूरे देश के अंदर एक हलचल मचा दी। उस स्टेटमेंट का पूरे देश में विरोध हो रहा है, हर समाज कर रहा है। महाराणा सांगा, हो सकता है कि राजपूत समाज को बिलोंग करते थे तो राजपूत विरोध कर रहे हैं, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि पूरा देश विरोध कर रहा है। आप कैसे देखती हैं उस स्टेटमेंट को, और हम आपसे उसका ऑथेंटिकेशन जानना चाहें। बिल्कुल, देखिए, अभी इन दिनों जो स्टेटमेंट जिसमें हम दिखा रहे हैं कि राणा सांगा गद्दार रहे हैं और हम गद्दारों के राजवंश है, ऐसी बात सपा के ही एक नेता ने कहा है, और ये वीडियो काफ़ी वायरल पॉपुलर हो रहा है।
लेकिन हमें इसको इस तरह से नहीं देखना होगा। ये तो बहुत बड़ा एक, हमें इतिहास को हमने गलत दिशा में ले लिया है। पहले तो हमें ये जानना होगा कि इतिहास जो पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद से हम देख रहे हैं, अभी उस पर ही काफ़ी टिप्पणियाँ हैं कि हमें लग रहा है कि क्योंकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, तो उन्होंने जब उनके दौर में इतिहास का लेखन रहा, उसके पहले हम दिल्ली सल्तनत या मुग़ल वंश के अधीन रहे, तो उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखा। तो देखिए, जो भी डायनेस्टी या रूलर होगा सेंट्रल पावर में, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो पावर है उसको कम आंका जाए, है ना, और या वो अपनी कमियों को उजागर करेंगे। तो अभी जो वीडियो जो वायरल हुआ है उसी के ऊपर अगर हम आते हैं, तो तथाकथित जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, जो बाबरनामा है उसके अंदर ये लिखा गया है कि बाबर को इनविटेशन भेजा राणा सांगा ने कि यहाँ आए और आप युद्ध करें इब्राहिम लोदी से, और फिर इस तरह से वो यहाँ पे मुग़ल को इनवाइट कर रहे हैं। और ये बात सत्य भी है कि बाबरनामा में इस तरह का कुछ अंश आपको मिलेगा। तुजुक बाबरी है, फ़ारसी भाषा में लिखी गई है, लेकिन आप मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की जब बात करते हैं तब तो हम बाबरनामा को एक्सेप्ट कर लेंगे, बाबरनामा के इस वक्तव्य को भी स्वीकार करेंगे जहां बाबर खुद लिख रहे हैं। देखिए, बाबर एक खुद बादशाह हैं, जिस तरह से उन्होंने मुग़ल वंश जहां बादशाह का टाइटल लिया जाता है, और बाबर यहाँ सिर्फ 4-5 साल जो उनका रहा, 1526 पानीपत का पहला युद्ध जो उन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा, और उसके बाद 1530 तक आते आते बाबर निरंतर युद्ध कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। बाबर जो व्यक्ति समरकंद, फरगना, सेंट्रल एशिया से होते जब भारत में आ रहा है और लगातार सिर्फ युद्ध वहाँ भी लड़ रहा है अपनी आइडेंटिटी को लेके, और भारत देखिए सोने की चिड़िया बहुत एंशिएंट टाइम से अब देखेंगे तो माना गया है। भारत एक्सपोर्ट में भी, नॉलेज में भी, स्किल्स में भी, सब जगह भारत की जो है वो डंका विश्व में था, चाहे ग्रीक रोमन एम्पायर तक आप चले जाएं। बाबर जब यहाँ आ रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। इब्राहिम लोदी या दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे जहाँ स्लेव डायनेस्टी रही, फिर खिलजी आए, तुगलक आए और सैयद आए, और अंतिम जब इब्राहिम लोदी का समय, तो लोदी जो अफ़गान हैं वो वहाँ पे राजवंश के रूप में हैं। अफ़गानों से बाबर का क्या है ये हमें नहीं जानना है, लेकिन हमें ये जानना है कि अगर दिल्ली के अंदर अफ़गान हैं, लोदी और राजवंश है, यानी उसके पास पूरी ताकत है भारत की। और बाबर जो अपना वहाँ पे अपना संघर्ष में जीवन जी रहा है, उसके लिए वहाँ भी दिखाया तो यही गया है कि बाबर को यहाँ से इनविटेशन भेजा गया, लेकिन बाबर को अपना एक एक्सटेंशन करना है, अपने लिए एक मजबूत जगह देखनी है। तो उसे लगा कि मैं क्यों ना इन्वाइट, और पहली बार नहीं, बाबर ने तकरीबन शायद 5 आक्रमण किए होंगे, ये 5वां आक्रमण था जब पानीपत का युद्ध हुआ होगा। बाबर ने आक्रमण किया और इसमें वो सफल भी रहा है। लेकिन ये जो एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, और यही हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं साहित्य, हम क्या पढ़ा रहे हैं? इतिहास हम के अंदर बाबरनामा में जो लिखा है वो पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं। देखिए, क्योंकि किताबों में, सिलेबस में जिस तरह से लिखा गया है, और हमारे पूर्व जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने इसी चीज़ की पुष्टि की है ज़्यादातर कि इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए यहाँ से राणा सांगा ने इन्विटेशन भेजा। बाबर आया, आक्रमण हुआ, पानीपत का युद्ध जीता, और लेकिन राणा सांगा तटस्थ रहे। यहाँ तक का जो ये पूरा का पूरा वक्तव्य मैं आपको बता रही हूँ, ये सारा हमें किताबों में मिलता है। राजस्थान का प्राच्य विद्या संस्थान है उदयपुर के अंदर, और वहाँ पर बागेश्वर पुरोहित रहे हैं जो राणा सांगा के साथ थे, और उन्हीं के मेवाड़ कोर्ट के अंदर रहा करते थे। और जब ये खानवा का युद्ध हुआ तो वो वहाँ उस समय उपस्थित भी थे, और उनकी मृत्यु भी हुई वहीं पे मैदान में ही। और उन्होंने वो डायरी लिखते थे, और उन्हीं के जो वंशज हैं अक्षयनाथ पुरोहित, उन्होंने इस चीज़ को कोट किया है। उनको वो डायरी मिली क्योंकि देखिए 1947 से पहले तो सारे जो प्राच्य मैन्यूस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में हैं, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जितने भी होते थे वो राजा के अपने दरबार में ही होते थे। जैसे हमारे यहाँ जयपुर में भी पोथी खाना में है, तो ऐसा उनके पास डॉक्यूमेंटेशन था। लेकिन 1947 के बाद ये प्राच्य विद्या का जो संस्थान है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। उसको उन्होंने देखा, क्योंकि जो उनके पूर्वजों की डायरी उसमें तो गलत नहीं हो सकता है, ऐसा है मानते हैं हम लोग। और उन्होंने उसको आधार बना के और फिर उस मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ा, और उन्होंने जो इतिहास, मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास के नाम से उन्होंने अभी एक लेख लिखा है, और उसको अगर हम कोट करते हैं तो वहाँ उसमें हमें मिलता है कि राजा सलहदी हैं जो उन्होंने बाबर ने जब अपना दूत भेजा यहाँ पे महाराणा सांगा के पास, और दूत को कहा कि भाई आप वहाँ जाके, क्योंकि महाराणा सांगा विशाल व्यक्तित्व के हैं,
उनका जो रौब है, आन बान शान है, वो केवल मेवाड़ या राजपूत शासकों में ही नहीं थी। उनके नाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग उनको उनकी शिवलरी को, ब्रेवरी को मानते थे। तो वो एक दूत बाबर का आया, बाबर ने दूत भेजा है, ये तय है। और उस दूत ने आके इस पे उनसे कहा, राजा सलहदी जो है, सलहदी के जो राजा हैं, उन्होंने उनको समझाया राणा सांगा को कि ठीक है, आपको क्योंकि एक संधि के रूप में भेजा गया है दूत, आपको भी संधि का जवाब देना चाहिए। जब ये बात उनको पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह से लूँ। वो दूत आया तो वो दूत क्या संदेश लाया था? दूत यही संदेश लेके आया कि बाबर आक्रमण करेगा दिल्ली पे, हाँ। और दिल्ली पे राज्य जीतने के बाद दिल्ली तक का क्षेत्र उनका हो जाएगा, और आगरा का जो क्षेत्र है वहाँ से वो महाराणा सांगा के क्षेत्र में माना जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। महाराणा सांगा को न्यूट्रलाइज रहना है, नहीं, महाराणा सांगा उसमें हेल्प करेंगे। जब बाबर आक्रमण करेगा, दूत ये संदेश है। तो इस संधि का जवाब देने के लिए महाराणा सांगा जो हैं, पहले तो इसके लिए वो अग्री नहीं करते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उनको जब सलहदी जी ने इस तरह का आश्वासन दिया कि आप इस संधि का जवाब दीजिए, संधि के रूप में दीजिए, तो उन्होंने फिर जवाब दिया भी। लेकिन ये उनकी तरफ से ये नहीं था किसी भी तरह से कि आप आइए, हम आपको इस तरह से हेल्प करेंगे। ये तो इन्विटेशन बाबर की तरफ से ही आया है। बाबर आया, उसने इब्राहिम लोदी को हराया। उसने युद्ध में जब हुआ पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, तो महाराणा सांगा दूर से ही देख रहे थे कि तटस्थ हैं। उन्हें दूरदर्शिता उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कहीं भी इब्राहिम लोदी के और बाबर के इस युद्ध के बीच में नहीं आऊँगा। ना वो गए, ना उन्होंने आक्रमण किया, और बाबर इससे बहुत खिन्न हो जाता है। बाबर ने, क्योंकि उससे संधि जब पत्र भेजा था दूत के साथ, तो उसने कहा था कि आपको मेरा सहयोग करना होगा। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के इस पूरी युद्ध के जो पृष्ठभूमि को हम देखेंगे पूरा, और जब ये युद्ध समाप्त भी होता है, महाराणा सांगा का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं देखते हैं, तो बाबर ने आक्रमण किया, और ये खानवा के मैदान में होता है। अब बाबर ने आक्रमण किया महाराणा सांगा के, जो 1527 के अंदर होता है। खानवा का मैदान है, आगरा से कुछ तकरीबन किलोमीटर्स पे है, फतेहपुर सीकरी के आसपास का क्षेत्र है। ज्योग्राफिकल मैम आपको बताएंगे किस तरह का एरिया है। और इस युद्ध के अंदर देखिए विचित्र बात क्या है, महाराणा सांगा के पास विशाल सेना है, कई राजा हैं, कई राव हैं, सरदार हैं, जो अपनी सेना, लाख से ऊपर की सेना लेके वहाँ खड़े हैं युद्ध में लड़ने के लिए। और बाबर के पास मुट्ठी भरी सेना है। बाबर के पास ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन संगठनात्मक कौशल बाबर का बहुत बड़ा है। उसने अपने पूरे उन मुस्लिम भाइयों को जो वहाँ से लेके आया है, और वो घोड़ों पे हैं, बाबर ने उनको जिहाद के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, बाकायदा शराब के प्याले जो हैं वो तोड़वा दिए, वो फैला दिया, और कहा कि हमें अल्लाह के नाम पर इसको जीतना ही होगा। वो सब एकजुट होकर संगठनात्मक तरीके से, हाँ, उसमें बाबर ने थोड़ा धोखे का भी प्रयोग किया है। वो बहुत बड़ा युद्ध का आप देख सकते हैं उसके अंदर। राणा सांगा के साथ इतने लोग थे, इतने राजा, इतने सैनिक, फिर भी महाराणा सांगा जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसके अंदर हार का सामना करना पड़ता है। महाराणा सांगा के लिए जितने लोग वहाँ खड़े थे, उनमें ऐसा नहीं था कि राजपूत शासकों में या उन सोल्जर्स के अंदर कहीं से रणकुशलता नहीं थी। इसके पीछे बहुत सारे अन्य कारण भी हैं जो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यही देखेंगे कि इस युद्ध में बाबर की विजय हो जाती है। राणा सांगा जो इतने घाव लेके भी, जब बहुत ज़्यादा उनको घाव हो जाते हैं, तो उनको युद्ध के मैदान से, आला जल्ला उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, उनको वहाँ से निकाल लिया जाता है। और बाबर जो महाराणा सांगा है, उनको एक सेफ़ प्लेस में रखा जाता है, और बसवा के पास भी आते हैं। कालपी में उनकी मृत्यु हो जाती है 1528 के अंदर। और महाराणा सांगा को जब होश आता है, ऐसा भी है, सत्य ही है, कि तो उनको लगा कि मैं बाबर से मैं पुनः युद्ध के मैदान में जाता हूँ, उसको हराऊँगा। ऐसा उनके अंदर जोश तब भी था, पर अंततः उनके जीवन प्राण निकल ही जाते हैं। और बसवा में वहाँ पे उनकी अंतिम सांस ली गई, ऐसा कहा जाता है, और वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। और राजपूतों में एक पगड़ी जो रस्म होती है, उसके अंतर्गत मांडलगढ़ के अंदर उनके वहाँ पे छतरी बनाई गई है। जो इतिहास आप सुन ही रहे हैं, अब मन कर रहा था कि सुनते ही रहे। ऐसा लग रहा था कि आप हमको बिल्कुल बैटल फील्ड तक ले आए हैं। आपके हिसाब से, आपका आकलन, महाराणा सांगा आपके हिसाब से क्या? देखिए,
हम इतिहास को दो तरह से देखते हैं। एक होता है मेन स्ट्रीम हिस्ट्री, है ना, जो मुख्य धारा का इतिहास है, जो हमें लिखित में कहीं भी किसी भी राज्य देश का हमेशा होता है और सदियों से चला आ रहा होता है। एक होता है लोक में, लोक के यानी पीपल के अंदर जो लोग की आस्था है, लोगों की आस्था है, उनके परंपराएं हैं, उनके गीत हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो लोक में हम विजयी मानते हैं महाराणा सांगा को, या आप आगे अगर महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप को भी हम लोक में विजय मान। और जो रूलिंग क्लास है वो कभी अपने आप को डिफीटेड नहीं मानेगी, ये तो तथ्य है। आज की रूलिंग पार्टी को ही देख लीजिए आप, जैसे या पिछले 100 साल का इतिहास देख लीजिए हमारा। लेकिन आज ये जो आवश्यकता है वो इस बात की है कि हम मुख्य धारा के अलावा जो हमारे राजस्थानी फारसी इतिहास है पूरा का पूरा, जो दिल्ली सल्तनत या मुग़ल काल में लिखा गया दरबारियों के द्वारा, दरबारी इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन आज हमें ये देखना है कि क्या हमारे परंपरागत राजस्थानी स्रोतों में यही वर्णन है। हम उसे स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते, उससे अपना आधार क्यों नहीं बना चाहते। लोक के गीतों में लोग जिन सच्चाइयों को मान रहा है, चाहे वो महाराणा प्रताप की जीत अकबर के विरुद्ध मान रहा है या महाराणा सांगा को वो पूर्ण रूप से क्लीन चिट दे रहा है बाबर के अगेंस्ट, तो हमें वो स्वीकार करना चाहिए। इतिहास को उस दृष्टि से भी देखना चाहिए, तभी शायद हम जस्टिफाई कर पाएंगे। हम केवल पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स को ही आधार मान रहे हैं और उसी को देख के लगता है कि ये सारा जिस तरह से वक्तव्य दिया गया तो वो तो उचित नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक से एक शासक हुए हैं, और महाराणा प्रताप हो, चाहे महाराणा सांगा हो, महाराणा कुंभा हो, आप देखेंगे मेवाड़ के जो शासक रहे हैं वो उनकी अपनी आन बान शान है, वो इतिहास के जेम की तरह हैं। आप उनको इतना छोटा नहीं कर सकते केवल जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है उसी को आधार बना के। देखिए, बहुत ही खूबसूरत बात कही है यहाँ डॉक्टर साहब ने। उन्होंने कहा है कि इतिहास जो है वो दो तरीके से देखा जाएगा। इतिहास एक वो हुआ जो सल्तनत लिखाती है, और एक वो हुआ जो वहाँ के लोग जो रहने वाले थे उस समय के, वो तय करते हैं। सल्तनत ने जो लिखाया वो एक टिप्पणी के रूप में सामने आया, लेकिन जो विरोध हो रहा है वो कहीं ना कहीं लोक इतिहास जो है, लोगों के मन में जो बसा हुआ इतिहास है, वो विरोध कर रहा है। और हमें राजस्थानी जो स्रोत हैं उनको भी थोड़ा स्वीकार करना चाहिए। उनको भी, अगर उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को, पांडुलिपियों का अगर हम अध्ययन करें तो हो सकता है हमारे पास वो तथ्य इस तरह से आए जिससे हम इस चीज़ को काउंटर कर सकें जो बाबरनामा में कही गई है। देखिए, हमारे पास एक सवाल और है, डॉक्टर नीलम के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, आप जियोग्राफी के आप मास्टर हैं। जियोग्राफी के लिए कहा गया कि भाई महाराणा सांगा का हम अगर गूगल कर लें, आज देखिए क्या दुनिया गूगल बेस्ड हो गई है। अगर हम डॉक्टर साहब से बात नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं लगता। आज तो क्या है कि आप एक वर्ड डालो, काम हो जाता है। हम अगर बात करें कि बाबर की महाराणा सांगा जो है उनकी समाधि कहाँ है, उन्होंने आखिरी सांस कहाँ ली, आपने कहा कि इनके हिसाब से बसवा के आसपास कहीं कोई जगह है। जियोग्राफिकली आप किस तरीके से देखते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि जियोग्राफी और हिस्ट्री जो है वो, हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, विज्ञान कहता है प्रैक्टिकल, पर प्रैक्टिकल यही है कि दूरी कितनी थी, कहाँ से क्या था। सुप्रीम कोर्ट में भी भगवान राम के लिए वो वही प्रस्तुत किया गया। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी आपने जैसे डॉक्टर सुमन को सुना, उन्होंने इतिहास को बहुत ही बारीकियों से समझ के अनुसार, जितनी इनकी और मेरी समझ होगी, हम आपको बताने के प्रयास कर ही रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे इतिहास और भूगोल है वो आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास बनाने वाला मानव सभ्यता, और जो इतिहासकार रहे हैं वो भौगोलिक परिदृश्य का निर्माण करते हैं। सो बेसिकली जो भी कुछ हम देख रहे हैं अपने आसपास वो किसी ज़माने में निर्मित हुआ है। जहाँ तक बात आ रही है टिप्पणी की, और जैसा कि अभी डॉक्टर सुमन ने कहा, मेरा मानना सिर्फ इतना है कि राजस्थान जो कि पहले राजपुताना के नाम से जाना जाता है, और राजपुताना लैंड ऑफ राजपूत्स, राजपूतों की भूमि के रूप में देखी जाती है, जो अलग अलग प्रांतों में, प्रिंसली स्टेट्स में और प्रांतों में बटी हुई थी, जिसमें मेवात रीजन है, मेवाड़ है, मारवाड़ है। तो मेवाड़ रीजन जो कि महाराणा सांगा के प्रदेश में आता है, जहाँ पे वो शासक रहे हैं, तो उनके उसमें, क्योंकि ये जो प्रदेश है वो चित्तौड़ की राजधानी रही है, तो ये सिसोदिया राजवंश के रहे। जो चित्तौड़गढ़ आज के हम टाइम में देखते हैं, क्योंकि राजस्थान खुद भी, अगर हम जोग्राफिकली देखें, भौगोलिक दृष्टि से भी राजस्थान का भूभाग में बहुत परिवर्तन हुआ है। हम 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं और मानव सभ्यता 5000 साल पुरानी है।
सो उस केस में जब हम बात कर रहे हैं कि जोग्राफिकल लोकेशन की, जोग्राफिकल आइडेंटिटी की, तो जोग्राफिकल आइडेंटिटी जो बन रही है किसी भी काल की, तो मुग़ल काल में जो भी शासक आए वो शासकों ने अपने हिसाब से जो भी कुछ लिखा गया है, ये आप भी समझ रहे होंगे कि जब भी कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती है, जो चाहे वो आत्मकथा हो या किसी काल का इतिहास हो, वो वहाँ के शासकों द्वारा लिखा हुआ होता है। अगर हम उस परिदृश्य में देखते हैं तो ना तो वहाँ की समानताएं, विषमताएं कुछ भी उसमें नहीं लिखी हुई होती, उसमें सिर्फ ये लिखा जाता है कि उस शासन काल में क्या हुआ, क्या करवाया। तो जो किससे प्रभावित होता है, उसकी तत्कालीन शासक से। सो जो भी कुछ लिखा गया है, आपने पहले ही जैसा कि अभी साझा किया कि जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं गूगल में, वो किसने लिखा है, वो हम लोगों ने ही लिखा है, हमारे ज्ञाताओं ने लिखा है, जो इतिहासकार रहे हैं, जो विद्वज्जन रहे हैं। तो जो कुछ लिखा गया है वो उनकी समझ से लिखा गया है। हम जो आज की समाज के जो हम वर्ग हैं, जो हमारा वर्ग है, वो वही पढ़ रहा है जो लिखा गया है। ना हमें उनका परिदृश्य पता, ना हमें उनकी सोच और विचारधारा पता। जो कुछ लिखवाया गया वो उसे लिखा गया है। सो जो प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं, जैसा कि आपने कहा कि भौगोलिक परिदृश्य क्या रहा होगा, तो चित्तौड़गढ़ की भूमि काफ़ी रगड टेरेन रखती है। चित्तौड़गढ़, मेवाड़ रीजन, उदयपुर का जो रीजन है वो पहाड़ी इलाका है, ऊबड़ खाबड़ है। वहाँ पे शासन करना, अपने शासन में अपने राज्य को बनाए रखने का भी एक जो आप कह सकते हो वो चाहिए, जो राजनीतिक परिसीमन होता है, राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, जो भू राजनीति होती है, उसके अंदर अपने शासक ने जो बना के रखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि भारत में जितने भी दर्रे हैं वहाँ से मध्य एशिया से आए हैं। जो मुग़ल जितना भी आपका साम्राज्य दिल्ली से लेकर राजस्थान तक आया, और राजस्थान को जो अरावली पर्वतमाला है वो दो विभिन्न, मतलब दो जो समान वर्ग हैं उनमें विभाजित करती हैं, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। दोनों की बिल्कुल विषम परिस्थितियाँ हैं, चाहे हम उसका जलवायु देखें, चाहे हम उसका उच्चावच देखें। तो इस तरह से महाराणा सांगा जी ने अपने शासनकाल में जिस तरह से इसको संभाला, या जिस तरह से अपने शासनकाल में राजपूतों की परंपरा को निर्वाह किया, वहाँ पे समाज की एक व्यवस्था की, उनको हराना बहुत ही मुश्किल रहा है। वो जब तक उनको इतना सारा जितना उनको हर बैटल में जितने भी युद्ध लड़े गए उनमें, उसमें सबसे ज़्यादा जब उनकी जख्मी हुए उसके बाद उनके प्राण निकले हैं, वो भी जब उनको बंधक बनाया गया उसके बाद निकले। तो आप समझ सकते हैं कि जो जोग्राफिकल एरिया है वो इतना आसान तो राजस्थान का नहीं रहा है। मरुभूमि ठीक है कि समान रही, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो राजस्थान का जो ये मेवाड़ वाला प्रदेश है वो ज़्यादा शासकों द्वारा जो जितने भी आए, जिन्होंने भी आक्रमण किया, मुग़ल आए, यूरोपियन आए, पोर्तुगीज़ आए सी के रास्ते, सो जो भी आक्रमणकारी आए उन्होंने यहाँ पे आकर अपना शासन बनाया। रही बात जो कि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, सो क्योंकि हम इतिहासकार नहीं हैं तो मैं तो नहीं कह पाऊँगी, सिर्फ इतना कह पाऊँगी कि हाँ, राजस्थान क्योंकि मिनरल रिसोर्स रहा है, खनिजों का अजायब घर रहा है, यहाँ बहुत शांतिप्रिय राज्य रहा है हमारा, यहाँ पे युद्धकालीन या युद्ध की परंपरा नहीं रही है। तो शांति भाव से समाज को, ट्रेडिशंस को संभाल के रखने की कोशिश की गई। युद्ध तब लड़ा गया है जब ये कहीं ना कहीं आया होगा कि हमारे समाज में जो व्यवस्था है या हमारे राजनीतिक जो कानून व्यवस्था थी, प्रशासन प्रणाली थी, उस पे कहीं क्वेश्चन मार्क आया होगा या उस पे कहीं किसी ने आक्रमण किया होगा। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही राजस्थान में युद्ध लड़े गए। तो देखिए साहब, ये दोनों विद्वानों को मैंने आपको सुना दिया। मेरे को तो केवल इतना सा निष्कर्ष निकल के आया है कि वास्तव में किताबों की तरफ बढ़ना चाहिए और एक बार किताबें खंगालनी चाहिए। आज सीखने को मुझे जो मिला है वो फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक इतिहास वो है जो शासन करने वालों ने लिखाया और एक इतिहास वो है जो लोग वहाँ के रहने वालों के मन पे छप गया। दोनों इतिहासों के अंदर फ़र्क हो सकता है और हमको दोनों को स्वीकार करने की तरफ बढ़ना चाहिए, ये एक कहना है यहाँ आज हमारे साथ मौजूद इन दोनों विद्वान डॉक्टर्स का। मुझे लगता है कि जो विवाद चल रहा है उसके विषय में आपको बहुत बड़ी जानकारी राजस्थान से मिली होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।